ऑलराइट सो हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रेड गाइस। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सिलेबस बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर का क्या है, हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट सेक्शन वाइज देखेंगे। आई होप आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा जहां पर हम लोगों ने एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी समझा। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि आपको रिटन एग्जाम में 50% जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लाना पड़ेगा, रिजर्व कैटेगरी को 45% लाना पड़ेगा टोटल मार्क्स में से। आपको सेम इंटरव्यू में भी लाना पड़ेगा। उसके बाद में जो फाइनल मेरिट बनेगा वो 75:25 के रेशियो में बनेगा, यानी कि रिटन मार्क्स का वेटेज आप लोगों का आफ्टर 100 कन्वर्शन रहेगा 75% का, और आफ्टर 100 कन्वर्शन इंटरव्यू मार्क्स का वेटेज रहेगा 25%। जो फाइनल मेरिट बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शन होगा। जितनी भी वैकेंसीज आ रही है उनके लिए अप्लाई करना स्टार्ट करिए, अदरवाइज आप लोग ये वैकेंसीज और एज रिलैक्सेशन ये सब के चक्कर में रह जाएंगे लेटर ऑन। ये अपॉर्चुनिटीज अभी ज्यादा आया हुआ है आप लोगों के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आरआरबी भी आने वाला है। इन केस आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करा तो अप्लाई करने के लिए आप लोग फटाफट से 30 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज ये टाइम फटाफट जाएगा एंड यू नेवर नो दैट ये अपॉर्चुनिटी कितने टाइम बाद आने वाला है। इन केस अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो आप व्हाट्सएप करेंगे, टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। इट्स अ कंप्लीट पैकेज रिटन एग्जाम का जहां पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है, सो दैट कि आप लोग बेटर परफॉर्म कर सकें। नॉट जस्ट अबाउट प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज का भी अभी हम लोग सिलेबस देखने वाले। स्टार्ट करते हैं सेशन को विद जो हमारा मेन टॉपिक है। पहला सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीजनिंग को लेकर, है ना। तो रीजनिंग आप लोग आई गेस आप लोगों ने एग्जामिनेशन पैटर्न को देखा होगा। 20 मार्क्स का वेटेज रहेगा एक्सेप्ट फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज आप लोगों का 90 मार्क्स का रहेगा, 90 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। टोटल 2 आवर्स का आप लोगों को टाइम मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो 20 मार्क्स का ये वेटेज है और 90 क्वेश्चंस 90 मार्क्स प्रोफेशनल नॉलेज है। टोटल मिलाकर आप लोगों का हो जाएगा 150, है ना। 20 60 एंड 90 इज इक्वल टू 150। अब हम लोग रीजनिंग से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का सिलेबस है क्या? तो रीजनिंग का सिलेबस अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहला फोकस आप लोगों को जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, जैसे कि डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर रैंकिंग का पजल आ सकता है 3 नंबर का। आपके इसमें 5-5 के सेट शायद आए क्योंकि 20 क्वेश्चन रहेंगे। 3-4 नंबर के सेट्स आ सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग का पजल आपने क्लासेस में एनरोल कर रखा है तो आपको पता रहेगा ये टॉपिक्स हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट या पजल से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है ना। एक क्वेश्चन, नॉट ज्यादा, है ना। नॉट कि आपको 10 नंबर का सीटिंग अरेंजमेंट पजल आ जाएगा एग्जाम में। आ भी जाएगा तो आप लोगों का वेटेज 10 नंबर का सुपर इजी रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कोडिंग डिकोडिंग हमको करना है, सिलोजिज्म करना है, इनइक्वालिटी करना है, डायरेक्शन सेंस करना है, ब्लड रिलेशन करना है। एंड ट्रस्ट मी ये 2 से 3 दिन के टॉपिक से अगर आप बैच में एनरोल करोगे तो आप लोगों को इसको बेटर वे में कर पाएंगे सर के साथ में भी। ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पर्सल। नेक्स्ट हमारे सामने है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है गाइस? मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसका भी एक फिक्स्ड पैटर्न है। अब 20 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, 20 मार्क्स का ये भी वेटेज रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर सीरीज विच इज वेरी हैक्टिक। 5 क्वेश्चन अगर आ गए, 4 क्वेश्चन आ गए तो पूरे क्वेश्चन शायद सॉल्व ना कर पाए, है ना। तो इसमें 50% से ज्यादा आप सॉल्व कर पाएंगे। तो नंबर सीरीज के ऊपर आपको प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के हाई चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों में से 2 सेट जरूर आएंगे। 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक, मिनिमम 5 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये टॉपिक्स का अगर आप प्रैक्टिस एग्जाम टाइम तक कर लोगे तो 5 से 8 नंबर आप भी लेकर आ पाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन 5 नंबर का, 4 नंबर का आ सकता है एग्जाम में। और बाकी बचा हुआ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्या होता है? जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, स्पीड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एंड मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा। तो ये सारा वेटेज आप लोगों के एग्जाम में रहेगा जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहता है। देखिए इसमें मेन आप लोग एक की फोकस करिएगा कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन और सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन करो। इसके अलावा इसका भरोसा नहीं, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 क्वेश्चन भी आ सकता है, बट मेजर वेटेज आप लोगों के एग्जाम में इसका रहेगा। तो आपको इसके ऊपर कमांड रखना है कि आप स्पीड में सॉल्व कर सके, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग भी है ना। आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करना है। डोंट जस्ट थिंक कि इजी पेपर आएगा तो आपसे बन जाएगा। टाइमिंग का इश्यूज सारे कैंडिडेट्स को फंसेगा, और जो बेटर प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनका सोल्यूशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है इंग्लिश, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को, चलो इंग्लिश को फटाफट पहले कर लेते। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेम 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर आएगा एक पैसेज जैसा आएगा जो कि 6 से 7 नंबर का हो सकता है आपके एग्जाम में। स्पॉटिंग एरर यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इस सेंटेंस में एरर क्या है।
क्लोज टेस्ट के बारे में यानी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, वर्ड स्वैप और मिसलेनियस क्वेश्चन आ सकते हैं, और पैराजंबल छोटे टाइप के पैराजंबल आ सकता है, नॉट लेंदी, लेंदी टाइप का नहीं आएगा क्योंकि 20 मिनट्स का टाइम रहेगा। पैराजंबल मतलब शॉर्ट के सेंटेंस में आ सकता है, वर्ड को भी अरेंज करने का आ सकता है, वर्ड अरेंजमेंट भी आ सकता है ना। तो ये मिसलेनियस है, मेन तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और स्पॉटिंग एरर है, बाकी तो मिसलेनियस है, जो कि डिपेंड करेगा कि कौन सा टॉपिक क्या देना है ना। देखिए इजी साइड में रहेगा, इंग्लिश आप लोगों का इजी साइड पर रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स में रहेगा। सबसे मेजर इशू पता है क्या आएगा यहाँ पर, टाइमिंग का इशू आएगा। 20 मिनट में लोगों को समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन पैटर्न आया क्या है ना। तो वो समझने के लिए आप लोग इस सिलेबस को अच्छे से समझिए। या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 100% आना है, स्पॉटिंग एरर 100% आएगा, और पैरा जंबल या वर्ड अरेंजमेंट डेफिनेटली आएगा। तो 8 10 12 नंबर का तो शॉर्ट शॉर्ट ये हो गया, बाकी मिसलेनियस में से कुछ भी आ सकता है, या तो इसी का वेटेज 15 नंबर का हो जाएगा। तो आप लोग का माइंडसेट रहेगा ना, आप बैच में एनरोल्ड रहेंगे, आप टेस्ट लगाएंगे, सर के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में 20 मिनट में सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन आया है, आपका ऑलरेडी हैंड्स ऑन रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज। गाइस प्रोफेशनल नॉलेज में आप लोगों का एनपीए, रिकवरी, क्रेडिट, इनका वेटेज ज्यादा रहेगा, है ना। इनका ज्यादा वेटेज आपके जॉब रोल में भी है, केआरए में भी यही मेंशन है ना। तो आप लोगों अगर इसको देखेंगे तो इसको ढंग से समझिएगा। आप लोगों का सिलेबस से क्रेडिट से रिलेटेड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। क्रेडिट एंड लेंडिंग मतलब कि टाइप्स ऑफ क्रेडिट का पूरा चैप्टर हो गया, लेंडिंग प्रिंसिपल्स हो गए, लेंडिंग करने में क्या-क्या प्रिंसिपल्स काम करते हैं, सारी मेथड्स हमने देख लिया उसमें। टाइप्स ऑफ क्रेडिट आ गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आ गया गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी लेटेस्ट चेंज भी हुआ था, तो आप लोगों की एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन तो आएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से, क्योंकि आपका वेटेज ज्यादा लेंडिंग का है, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड, अगर हम इसको सेक्शन वाइज मॉड्यूल वाइज डिवाइड करेंगे, तो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड वर्किंग कैपिटल में अगर हम देखेंगे तो रेशियो एनालिसिस है ना, करंट रेशियो, और अगर क्विक रेशियो के बारे में बात करें, और भी रेशियोज है जो हम लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पर, कि आप लोग इसका फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल या फिर उसकी कैलकुलेशन कर पाए, है ना। लेंडिंग में ये सब कैलकुलेशन और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट जरूर करके जाना। वर्किंग कैपिटल असेसमेंट और रेशियो एनालिसिस सेकंड मॉड्यूल हो गया। थर्ड मॉड्यूल अगर हम देखें तो एनपीए एंड रिकवरी मैकेनिज्म्स। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का पूरा डेफिनेशन हो गया, उसके सब क्लासिफिकेशन हो गए, है ना, डाउटफुल एसेट्स हो गए। तो इन सारा क्राइटेरियाज प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बाद में हम लोग जंप करेंगे रिकवरी मैकेनिज्म। रिकवरी में क्या क्या आएगा, इसका एक लेक्चर भी आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, आप उस फ्री वीडियो को देखिएगा आराम से। ये चैप्टर तो आप लोगों को बहुत नंबर दिलाएगा वहां पर, और वो 20 से 30 मिनट में कवर करा है हमने, है ना। तो एनपीए के कॉन्सेप्ट्स हो गए, सरफाजी एक्ट कहां पर अप्लाई होता है, कहां पर नहीं होता है, क्या क्राइटेरियाज है, क्या टाइमलाइंस है, लोक अदालत, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अपीलेट, है ना, अपीलेट ट्रिब्यूनल, है ना, डीआरटी। तो ये भी आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में ऑपरेशनल एस्पेक्ट के बारे में देखिए, तो लोन अकाउंट्स के ऑपरेशनल एस्पेक्ट, जैसे कि सैंक्शनिंग कैसे होगा, डिसबर्समेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, पूरा कंप्लीट रूल्स रेगुलेशंस के साथ में आरबीआई गाइडलाइंस क्या बोलता है। डिपॉजिट अकाउंट्स के भी ऑपरेशनल एस्पेक्ट आपको देखने पड़ेंगे, जैसे कि करंट अकाउंट ओपन करना है तो कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। सपोज करते करंट अकाउंट होल्डर का डेथ हो गया, तो उसके डेथ के बाद में उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो सारे ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट आपको देखना पड़ेगा, जैसे किसी का डेथ हो गया है तो उसके बाद में कितना टाइम में आपका प्रोसेस रहेगा नॉमिनी को पैसे देने का, और क्या गाइडलाइंस, क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगे। तो सारा कंप्लीट ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अकाउंट भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग के गाइडलाइंस और केवाईसी नॉर्म्स भी आप लोगों को करना पड़ेगा। केवाईसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अकाउंट ओपनिंग के गाइडलाइंस है ना, कंपनीज एक्ट भी इसी में आ गया। तो अकाउंट ओपनिंग गाइडलाइंस, चाहे वो एचयूएफ का हुआ या फिर कंपनीज अकाउंट का फर्म अकाउंट हुआ, तो सारे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड के अकाउंट ओपनिंग, आपको ट्रस्ट का अकाउंट ओपन करना है ना, आपको यहाँ पर एनजीओ का अकाउंट ओपन करना, तो ये सारे अकाउंट ओपनिंग के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा। एक्ट्स एंड रेगुलेशंस में अगर हम देखेंगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट, ये तीनों एक्ट इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये जनरल बैंकिंग के गाइडलाइंस पर डिपेंड करता है। तो दैट इज व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद में बैंकिंग सर्विसेज और भी पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि फॉरेन रेमिटेंसेस। कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर आप लोगों को फॉरेन रेमिटेंसेस या फिर अगर देखा जाए तो एनआरआई बैंकिंग की तरफ भी ज्यादा पेपर को डाइवर्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर लेंडिंग और रिकवरी से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फॉरेन रेमिटेंसेस की गाइडलाइंस क्या बोलती है, एनआरआई बैंकिंग कैसे होगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कैसे होते हैं फॉरेन डिपॉजिट अकाउंट्स में, और एंसिलरी सर्विसेज जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट की गाइडलाइंस, लॉकर ऑपरेशन रूल्स एंड सारा कंडीशंस। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि सारा माइन्यूट डिटेल्स भी हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्डेड में भी कवर कर चुके हैं, और की चैप्टर्स को हम लोग लाइव सेशंस में भी कवर करेंगे, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है ना, इनसे क्वेश्चन आप लोगों को नो डाउट 100% आएगा, है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसके बाद में और भी बैंकिंग गाइडलाइंस है जहां से क्वेश्चंस बनता है, दैट इज बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड बहुत लाइमलाइट में रहता है, और ये जनरल बैंकिंग गाइडलाइंस में स्केल 2 पर तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। डीआईसीजीसी हो गया, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन,
गवर्नमेंट स्कीम्स गाइस, थोड़ा लैंडिंग रिलेटेड मुद्रा और सारा गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन वेटेज ज्यादा इसका आ गया तो आप लोगों का कंडीशन अच्छा होना चाहिए कि आप पेपर अटेम्प्ट कर पाए। नहीं आया क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए तो भी बेटर सिचुएशन रहेगा, क्योंकि आप सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हो, जो कि लैंडिंग से रिलेटेड है, जो कि डिपॉजिट से रिलेटेड है। इसके बाद में आप देखेंगे तो लास्ट टॉपिक बचेगा आप लोगों के लिए, जो कि आपको कवर करना ही करना है, मॉनेटरी पॉलिसी। लास्ट टाइम पर इससे भर भर कर क्वेश्चन आया था, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में, यहाँ पर मॉनेटरी रेट्स के बारे में, सीआरआर, एसएलआर, इन सभी के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। नॉट कि अभी रिपोर्ट आया तो वो पढ़ के बैठ गए। ये क्या होता है, कैसा इन्फ्लुएंस रहता है, क्या आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलता है, राइट? जैसे कि सीआरआर पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, नहीं मिलता है, जो बैंक डिपॉजिट करेगा, है ना? एसएलआर के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है या फिर इंटरेस्ट सेल्फ अर्निंग रहता है। सारा कंडीशंस आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, और वो हम बेटर वे में इंटरनल क्लासेस में डेफिनेटली कवर करेंगे। कुछ सेशंस आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी रहेंगे, लेकिन आप लोग इंटरनल अगर उसको कंप्लीट करेंगे सारे मॉड्यूल्स को, तो हम डैम श्योर कि आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, इट इज अ वेरी हाई टाइम कि आप लोग ये मोमेंट्स को जाने ना दें। ये जो टाइम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? आपको आपका करियर बनाना है, आपको आपके बेटर प्रोस्पेक्ट पर जाना है, तो आप लोगों को राइट डायरेक्शन, राइट टाइम पर एक्ट करना पड़ेगा। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।